बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 31 जनवरी 2024 है और नए साल का जो पहला महीना है उसका आखिरी दिन है और इलेक्शन को अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज एक और मुकदमे के अंदर सज़ा सुना दी गई है। तोशा खाना का जो नैब का रेफरेंस था उसके अंदर जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है और इस केस के अंदर भी कई सुकम जो है वो रखे गए हैं जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया जो कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हैं इनको फ़ायदा देंगी और 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस केस की समाअत का इंटरेस्टिंग अहवाल जो सामने आया है वो भी बताएंगे और बुशरा बीबी ने आज खुद अदालत पहुंचकर या फिर अडियाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी भी दे दी है। और जो लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी इमरान खान को आखिरी वक्त में धोखा देंगी, उनके लिए आज शर्मिंदगी की वजह होगी। इस सज़ा का मकसद क्या है और कुछ मकसद जो है वो इरफान कादर साहब की गुफ्तगू से भी सामने आया है कि इनका मकसद क्या था इस सारे गेम का। और 8 दिन पहले इलेक्शन से ये जो सज़ा सुनाई गई है इससे तहरीक इंसाफ के क्या वोटर्स मुतासिर होंगे या फिर नहीं होंगे और अब पीटीआई के पास कानूनी तौर पर ऑप्शंस क्या हैं वो भी आपको बताएंगे और ब्रीफली आपको इस केस का जो बैकग्राउंड है वो भी मैं बताऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और जब उनको ओहदे से हटाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए और तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ा गया, उनसे उनकी ज़मीर जो है वो पीटीआई इल्ज़ाम लगाती रही है कि ख़रीदे गए और सिंध हाउस के अंदर उनको रखा गया। और फिर ये बात कंफर्म भी हुई कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ से बगावत की या जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा और इमरान खान का साथ छोड़ा और मुस्लिम लीग नून या फिर PDM की हुकूमत बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया, उनको फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटें भी दी गई और कुछ लोगों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शामिल कराया गया। तो उसके बाद इमरान खान के ऊपर बहुत सारे मुकदमात जो है वो बनाए गए। उनमें से जो बड़े और अहम मुकदमात थे जिनको बनाने के लिए बड़ी अर्क रेजी की गई, बड़ी कोशिशें की गई और ज़बरदस्ती करप्शन का केस बनाने की भी कोशिश की गई। और आज अदालत जो कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो इस केस से ख़ुद को अलग कर लें और आखिरी लम्हात तक वो बेचारे कोशिश करते रहे। उन्होंने रुख्सत की दरख्वास्त दी क्योंकि उनकी मार्च 2024 के अंदर जो है वो रिटायरमेंट हो रही है। उन्होंने दरख्वास्त भिजवाई वफाकी हुकूमत को, दरख्वास्त की वजारत कानून को कि मैं बीमार हूँ, मैं जो है वो मेडिकली फ़िट नहीं हूँ, मुझे रुख्सत दे दी जाए और रिटायरमेंट तक के लिए मुझे रुख्सत दी जाए। लेकिन अगर इस नहज के ऊपर अगर उनको रुख्सत मिल जाती और उनकी रुख्सत हो जाती तो फिर ये सारा केस जो है वो लटक जाता और बिलखसूस अल-कादिर ट्रस्ट केस और ये तोशा खाना नैब रेफरेंस के ऊपर जो सज़ा वगैरह होनी थी वो ना हो पाती और यूं मुस्लिम लीग नून को या फिर पीपल्स पार्टी को या फिर जमीयत उलमा इस्लाम को या फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जितनी भी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको एक बयानिया ना मिल पाता। बावजूद उसके बीमारी की हालत में उन्होंने समाअत की और फिर आज जो है वो इस केस का फैसला सुनाया। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तोशा खाना से जो कि एक वफाकी हुकूमत का एक ऐसा समझें कि जो भी सरबराहान मुमलिकत को या फिर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं या फिर कोई गेस्ट पाकिस्तान आता है तो वो जो तोहफ़ा वज़ीर आज़म को, उनकी अहलिया को या फिर जो दीगर मिनिस्टर्स वगैरह को या फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर या फिर सरकारी मुलाजमीन को जो तोहफ़ा मिलता है वो तोशा खाना के अंदर जमा कराया जाता है। और फिर अगर वो तोहफ़ा अगर वो ख़ुद अपने पास रखना चाहते हैं तो उसकी एक कमेटी बनती है तोशा खाना की जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर है या कैबिनेट डिवीजन के अंदर मौजूद होती है। वो फिर एक कमेटी जो है वो उसकी कीमत तय करती है और उसकी कीमत जो है वो रखी गई है 15% या 20% या फिर 25% जितनी उसकी तब्दीली भी वगैरह भी की गई तो वो अदा करके वो जिसको तोहफ़ा मिलता है वो अपने पास रिटेन भी कर सकता है, नहीं तो फिर उसकी जो है वो बोली लगाई जाती है और बोली लगाने के बाद जितनी ज़्यादा रकम होती है फिर वो तोशा खाना के अकाउंट्स में अंदर जमा करा दी जाती है, हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराई जाती है और फिर वो तोहफ़ा जो बोली लगाता है उसको मिल जाती है।
अब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने घड़ी खरीदी है, कुछ और चीज़ें खरीदी हैं, कोई सेट खरीदा है, और इस बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान साहब के ऊपर, जो केस बनाया गया कि इमरान खान ने कम कीमत के ऊपर जो है वो ये चीज़ें खरीदी हैं और उनको अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फार्म है या उसके अंदर जो मामलात जो उन्होंने अपने अकाउंट्स में शो करने थे वो उन्होंने शो नहीं किए और कम कीमत पर ख़रीद पर कर फिर इसको महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त किया है। इसी केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान साहब को नाअहल कर चुका है, और बाद में जो है वो जो जज दिलावर साहब थे उन्होंने इमरान खान साहब को, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को इस केस की सज़ा सुनाई थी, और फिर वो ज़मानत के ऊपर भी इमरान खान इस केस के ऊपर मौजूद थे। लेकिन बाद में इमरान खान को साइफर केस के अंदर गुज़श्ता रोज़ सज़ा सुनाई गई, और आज फिर जज मोहम्मद बशीर साहब ने तोशाखाना के नैब की तरफ से जो अलग रेफरेंस था इसके ऊपर उनको सज़ा दे दी गई है। जो सज़ा दी गई है वो 14 साल कैद बामुशक्कत है और 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया के ऊपर लगाया गया है। उनकी अहलिया के ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी जो एक सेट थे ज्वेलरी का वो उन्होंने ख़रीदा तोशाखाना से कम कीमत पर और उसको फिर फ़रोख्त किया। और जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू इस केस के अंदर सामने आती थी और ये बताया जाता था कि 300 करोड़ रुपए लगाए गए थे मालियत के, एक दुबई बेस्ड कंपनी थी उनकी तरफ से, और इमरान खान साहब ने कहा था कि उस दुबई कंपनी का जो मालिक है वो एक इंडियन शहरी है। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल थी। खैर आज उनको 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है और दोनों को जो है वो 14-14 साल कैद बामुशक्कत भी सुना दी गई है। और इमरान खान साहब जब कमर अदालत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जज साहब से इस्तफसार किया कि आपको जल्दी क्या है। उन्होंने कहा कि आपका 342 का बयान किधर है, जो आखिरी बयान होता है जिसमें जिरह की जाती है या फिर दिफा किया जाता है जो इल्ज़ामात होते हैं उनका। तो उन्होंने कहा मेरा बयान जो है वो कमरे में मौजूद है, मैंने तैयार किया हुआ है, मेरे बस वकील आ जाएं, तो फिर वकील जब आ जाएंगे तो फिर उनसे मशवरा करने के बाद हम जिरह या फिर बाकी मामलात कर लेते हैं। उसके बाद इमरान खान हाजिरी लगाकर कमरा अदालत से चले गए और अपने रूम में जो उनका अडियाला जेल के अंदर कमरा है जहाँ पर वो कैद भुगत रहे हैं उसमें वो चले गए। उसके बाद जज साहब ने, क्योंकि इमरान खान के ना तो वकील थे वहाँ पर, ना उनकी अहलिया थी, ना ही जो प्रोसिक्यूशन की टीम है वो वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद सज़ा सुना दी गई इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद ये बात बताई जा रही थी, ये कही जा रही थी कि जो बुशरा बीबी उनकी इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं वो नहीं आएंगी इमरान खान को आखिरी मौके के ऊपर, वो जो है वो धोखा देंगी। तो ये कहानी भी कहानी ही रही और बड़े लोग ये एक थ्योरी पेश कर रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी अहलिया वादा माफ गवाह बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफाक की, वफादारी निभाई और वो खुद सज़ा सुनने के मतलब सुनाए जाने के बाद वो खुद अडियाला जेल पहुंची और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जो है वो अब दे दी है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे जो ये सारी थ्योरीज पेश कर रहे थे, यकीनन उनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल लम्हा होगा। ज़ाहिर है अब इस थ्योरी को किस तरीके से वो सच साबित करें, लेकिन अब पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं। नाज़रीन देखिए, 342 का बयान ना होना, 342 के ऊपर जिरह ना होना या फिर दिफा का हक ना दिए जाना, ये एक ऐसा टेक्निकल ग्राउंड है जो कि इमरान खान और उनकी अहलिया को बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इसी तरह से साइफर केस के अंदर किया गया और फिर तोशाखाना केस के अंदर किया गया। ये मैं समझता हूँ कि जजेस ने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्हें पता है कि यार इन केसेस के अंदर निकल कुछ नहीं रहा, लेकिन दबाव है। ज़ाहिर है जिस किस्म से फरमाइशें की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से या फिर जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी तरफ से जिस किस्म की डिमांड्स की जा रही हैं, तो उन डिमांड्स के अंदर कानूनी तौर के ऊपर ज़ाहिर पूरा करना उनको मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने जानबूझकर उन्होंने कहा कि मेरिट्स को डिस्कस ही ना हो, तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको जो हमारी आला अदालतें हैं उनकी तरफ से उनको रिलीफ मिल जाए। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इन्हीं ग्राउंड्स का जो है वो सहारा लेगी और हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो दरख्वास्त देगी और पीटीआई और इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इन सारे मामलात के अंदर जो है वो रिलीफ मिलने के वाज़े इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं।
اور اسی بیس کے اوپر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کیس کانٹیسٹ کرے گی اور یقیناً ان کو بڑا فائدہ بھی ملے گا۔ اور یہ پاکستان کا جو نظام ہے ناظرین، عدالتی نظام بدقسمتی سے ہم نے سبق تو سیکھنا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے تاریخ سے کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کو نہ دہرانے والی جو ہماری جو عادت ہے اس کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری کچھ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے جو انڈیکس ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی میں وہ بھی نیچے ہو رہے ہیں، معاشی سٹیبلٹی میں وہ بھی نیچے ہو رہے ہیں، اور عدالتی معاملات کے اندر تو ویسے ہی نہ کہیں بات۔ خیر ابھی ایک اور کیس رہتا ہے ناظرین، وہ القادری ٹرسٹ کیس والا ہے۔ اس کے اندر ملک ریاض صاحب جو ہیں بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا، جس کے بعد ان کی پراپرٹیز وغیرہ کو سیل کر دیا گیا، منجمد کر دیا گیا۔ اب اس کیس کی سماعت بھی کل ہے، اور اس کے اندر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر ابھی تک فرد جرم کی کارروائی عائد نہیں ہوئی، اور جج محمد بشیر صاحب وہ بھی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ کیا اس سے تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں وہ ان کے مورال کم ہوں گے؟ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو معاملے خصوصی تھے، عرفان قادر ماہر قانون ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں یہ فیصلہ پڑھیں گے، پھر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ پلان تو ہے ان کا، کہ اس مقاصد ان کے یہی تھے کہ ہم اس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈی مورلائز کر دیں گے، وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اب ان کے اوپر ایک ریاستی خط کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کا ایک ڈاکومنٹ تھا وہ لیک کرنے کی سزا دی گئی ہے، اور دوسرا کرپشن کا الزام عمران خان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثابت کرا دیا ہے، تو اب ان ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز جو ہیں وہ اور زیادہ اس چیز کے خلاف اٹھیں گے، اور وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے جو نامزد کردہ امیدوار ہیں ان کو وہ ووٹ دیں گے۔ دیکھتے ہیں جی 7 دن 8 دن بعد ووٹنگ ہوگی، ان کے پلان کامیاب ہوتے ہیں یا پھر وہ تحریک انصاف کے پلان کامیاب ہوتے ہیں، اگلے چند دن تک پتہ چل جائے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔